एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की टीम राजस्थान दौरे पर है। राजस्थान में कल ही हमारे चैनल की शानदार लॉन्चिंग हुई है और ख़ास तौर से कल बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। राजनीति के लोग थे, सामाजिक NGO के लोग थे, सामाजिक श्रोताओं के लोग थे, लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसा महसूस किया कि कुछ लोग ऐसे थे जो दिल पर छाप छोड़ गए, जिनसे हम लोग बहुत प्रभावित हुए, जो राजनीति के लोग भी थे, पत्रकारिता के लोग भी थे और सामाजिक संगठनों के लोग भी थे। तो उन्हीं में से एक शख्सियत को हमने ढूंढ निकाला है। मेरे साथ इस वक्त सीताराम अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो PCC कोषाध्यक्ष हैं राजस्थान के, लेकिन राजनीति में जो होना चाहिए, ज़मीनी स्तर के नेता हैं, ज़मीन पर काम करने वाले हैं, आम आदमी से जुड़े हुए हैं। मैंने उनकी विधानसभा में जाकर के देखा तो लोगों में एक उनका नाम लेने के बाद लोगों की आंखों में चमक आ जाती है कि काम करने वाला आदमी है। और अब जाहिर सी बात है, राजनीति में काम करने वाले आदमी को इनाम भी मिलता है और कभी कभी लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। तो उसी की मिसाल मेरे साथ सीताराम अग्रवाल जी मौजूद हैं, स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सीताराम जी आपका। नमस्कार। सीताराम जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि राजनीति जो है उसको आप किस तरह से मानते हैं? सेवा भाव के लिए आए हैं, संघर्ष करने के लिए आए हैं? राजनीति में आने का कारण क्या है? देखिए, राजनीति चाहे आज मान लें, चाहे जब से राजनीति का जन्म हुआ है, मैं ये कहूँ कि राजा महाराजाओं बादशाहों से, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। आपके क्वेश्चन की रिप्लाई देने से पहले आपके चैनल की क्या लॉन्चिंग हुई है, मैं उसका साक्षी था। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आपके चैनल की और आपके चैनल के पूरे परिवार की और आपकी मैनेजमेंट की उज्ज्वल भविष्य की और उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। राजस्थान में आप आए हैं तो हम ये कहेंगे कि पधारो हमारा देश। हम आपका स्वागत करते हैं। सरकार होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, उद्योग का प्रतिनिधि होने के नाते, मैं रिको में डायरेक्टर भी हूँ। राजस्थान सरकार की संस्था है जो उद्योगों को पनपाती है, सारे उद्योग वही लगवाती है, तो उनका मैं डायरेक्टर भी हूँ। तो उसके नाते, या किसी भी रूप में कह सकते हो, एक सामाजिक उस इंसान के नाते मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूँ। और आपका हमारे इस रेगिस्तान की धरा पे, राजस्थान की धरा पे, आपका, आपके चैनल का, आपके पूरे परिवार का यहाँ पे स्वागत करते हैं। और हम परमात्मा से, हमारे आराध्य देव गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला भविष्य आपका बहुत उज्जवल हो। जी, बहुत शुक्रिया सीताराम जी। हम लोग आ रहे हैं राजनीति पर। मैंने देखा, आपके बारे में पता किया, आप बड़े संघर्षों से आगे बढ़े हैं और आपने अपने आप को औद्योगिक रूप से भी बहुत मजबूत किया है। उसके बाद आप राजनीति पर ध्यान दे रहे हैं। तो आपकी सब कुछ होते हुए भी आपकी राजनीति में आने का वजह क्या है? क्यों आप राजनीति में? देखिए, एक बात बताता हूँ कि राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मैं यहाँ से कोई 125 किलोमीटर दूर एक गांव है, नीम का थाना, सीकर ज़िले में है। नीम का थाना के पास एक गांव है, गाँवड़ी गणेश, से छोटे से गरीब परिवार में जन्म लिया। और गरीब परिवार की भी आप बात करें, मैंने बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे मेरा जन्म हुआ। और निश्चित तौर पे जब गरीबी रेखा के नीचे आज से 65 साल पहले किसी का जन्म होता है तो बहुत ही विकट स्थिति में है कि उसको पालन पोषण की दिक्कत थी। पहले क्या होता था कि 2 टाइम का पेट भरने को ही अमीरी कहते थे, या उसको एक मध्यम वर्ग कहते थे। मेरा उससे भी नीचे जन्म हुआ। तो हम लोगों को खाने की भी प्रॉब्लम थी, मेरे परिवार को, क्योंकि मेरे पिताजी बीमार रहते थे। हम 4 भाई थे, एक बहन थी। सारा का सारा जो जिम्मेदारी थी पिताजी की भी और हमारे परिवार की भी माँ पे थी। माँ एक गांव के अंदर कितना काम कर सकते हो आप, उसके आधार के ऊपर। तो मैंने एक सेठ जी के पास गया। मैं उस टाइम पे मेरी शिक्षा भी पूरी नहीं हुई थी। मैंने नौकरी मांगी तो उन्होंने मेरे से कहा कि मेरे पास और कोई नौकरी नहीं है, 200 रुपये महीने के मिलेंगे और कप प्लेट धोने की मेरे पास नौकरी है। तो मैंने मेरा जीवन एक 200 रुपये महीने की कप प्लेट धोने की नौकरी से जम्मू कश्मीर में कालूचक जगह है, वहाँ से मैंने मेरा जीवन स्टार्ट किया। और एक लंबा सफ़र तय करता हुआ, इसके अंदर बहुत बड़ी स्टोरी है, लंबा सफ़र तय करता हुआ, जैसे मैं आसाम गया, उत्तर प्रदेश गया, बंगाल गया, JNK गया,
आर्मी कैंटोनों में थे हम लोग, वहाँ साथ साथ जाते थे। यहाँ तक कि हम लोगों ने सियाचिन ग्लेशियर तक की भी यात्रा आर्मी के साथ की है, उसमें हमारी कैंटीन थी। एक लंबा सफ़र तय करता हुआ मैं मंगला सरिया का मालिक बन गया। मंगला सरिया राजस्थान की एक अग्रणी कंपनी है जो राजस्थान में स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैं उसका मालिक 1995 में मैं आसाम से आया और आसाम से आके मंगला सरिया 98 में हमने इस्टेब्लिश की और 98 के बाद में मंगला सरिया हमारी यहाँ की आर्किटेक्ट कह सकते हैं, हमारी जनता कह सकते हैं, हमारी पहली ऑटोमेटिक रोलिंग मिल थी। और एक ऐसी लोगों ने आशीर्वाद दिया मुझे, ऐसा प्यार दिया जिसके कारण से हमारा बिजनेस दिन दुगना और रात चौगुना चलता रहा। लास्ट में मंगला सरिया का करीब 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर और 3000 आदमी काम करते थे। उस टाइम पे मैं 60 साल का हो गया। 60 साल का होने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी का चिंतन किया कि हमने हमारी ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया। और चिंतन करने के लिए बैठे तो ये देखा कि मेरे बेटों के बहू आ गई, मेरे बेटियों को दामाद मिल गए, मेरे माँ बाप हमें छोड़ के चले गए, हमारे पोते पोती हमारे पास आते नहीं हैं, हज़ारों करोड़ की संपत्ति हो गई। तो 1000 करोड़ को आप 2000 कर लो, 5000 करोड़ कोई अंत तो है नहीं किसी चीज़ का। तो मैंने ये सोचा पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत का पूत तो क्यों धन संचय। मैंने मेरे परिवार से बात की कि मैं 17 साल का काम करने लगा था और आज 60 साल का हो गया, 43 ईयर्स हमने आपको दे दिए। अब ये बची हुई ज़िंदगी बोनस की ज़िंदगी है, भगवान की ज़िंदगी है। अब इसके लिए हमें ये बची हुई ज़िंदगी सेवा के रूप में हम जनता को समर्पित करना चाहते हैं। मेरे परिवार ने मेरे को मना किया कि नहीं जा सकते, क्योंकि मैं व्यापार में बहुत एक्टिव था, हमारा बहुत ब्रांडेड स्टील था और मैं मेरी कंपनी का की पर्सन था। तो मैंने कहा कि मैं अगर आप नहीं मानोगे तो मैं रिजाइन दे दूँगा। हालांकि मेरे परिवार, हमारी जॉइंट फैमिली है, मेरे बड़े ब्रदर हैं, मेरे फादर चले गए, मेरे बड़े ब्रदर को मैं पिता तुल्य मानता हूँ। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने काम सीखा, वो सारी चीज़ें वो ही करवाते हैं। उन्होंने लास्ट के अंदर हर धर्मिता के नीचे वो झुक गए और उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और मैं सेवा के लिए उतरा। और खुदा न खास्ता क्या होता है कि किसी भी चीज़ की सेवा करने के लिए आपको पावर की आवश्यकता होती है। तो 2018 में राजस्थान में चुनाव हुए, उसमें मैंने टिकट मांगी और हमारी हाई कमान और हमारे यहाँ के नेताओं की कृपा से मुझे विद्याधर नगर विधानसभा, जो जयपुर शहर की विधानसभा है, वहाँ से मुझे टिकट मिली और मैंने चुनाव लड़ा। बदकिस्मत ये थी कि मैं चुनाव नहीं जीत पाया, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे चुनाव चल रहे थे, हमारे वर्तमान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरी विधानसभा में मेरे खिलाफ प्रचार करने आए। विद्याधर नगर में 2018 के अंदर 4 दिसंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की लास्ट सभा हमारे यहाँ पे हुई और प्रधानमंत्री जी की सभा के बाद में हमारे चुनाव का रुख बदल गया, या मेरे भाग्य में नहीं था, मैं चुनाव हार गया। तो आप ये कह रहे हैं कि आपको हराने के लिए पीएम को आना पड़ा है? पीएम को आना पड़ा, बहुत बड़ी बात है ये। पीएम को आना पड़ा और भैरू सिंह जी के दामाद मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे। बहुत बड़ी बात है, राजनीतिक रूप से भी आपने बहुत पाया है। आपके संघर्ष को देखकर हम ये कह सकते हैं कि आपने वास्तव में ही बहुत, आपकी कहानी से प्रेरणा हमें भी मिली है और लाखों करोड़ों हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे, तो उसका मतलब ये है कि आदमी जो चाहता है वो पा लेता है, अगर उसके अंदर चाह हो। और आपने राजनीति का बड़ा मकान छुआ है। अगर देश का पीएम आपकी विधानसभा में आकर रैली कर रहा है तो इसका मतलब अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजनीति में भी आपने शिखर को छुआ है। लेकिन सीताराम जी, अभी थोड़ा सा राजस्थान में बात कर लेते हैं। राजस्थान में ये राजनीतिक रस्साकशी खासतौर से आपकी पार्टी में क्यों चलती रहती है और इसका क्या हल है? देखिए, हमारे जो चल रही है, मैं इसको मना नहीं कर सकता, मैं इग्नोर भी नहीं करूँगा, लेकिन हमारी जो विपक्ष पार्टी है, जो सामने अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, उसमें हमसे ज़्यादा चलती रहती है। हमसे शायद 10 गुना उनमें ज़्यादा है और हम तो सत्ता में हैं। देखिए, सत्ता में रहते हैं तो हर आदमी महत्वाकांक्षी रहता है, हर आदमी को कुछ न कुछ चाहिए, सरकार से चाहिए। जैसे मैं चुनाव हार गया तो मैंने 35 साल इस पार्टी की सेवा की है, 35 साल हो गए मेरे इस कांग्रेस के अंदर, और ये मैं कहूँ कि मेरे इस तिरंगा ही मेरा, कांग्रेस का जो तिरंगा है वो ही मेरा ये शरीर है। तो मैंने कभी मेरी पार्टी से ज़िंदगी में गद्दारी नहीं की। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई रस्साकशी नहीं देखी, महत्वाकांक्षा और ये पानी की इच्छा हर आदमी की होती है। तो ये लड़ाई हम लोगों से बहुत ऊपर है
बाकी हम तो यही कहते हैं कि जहाँ पे यूनिटी होती है, वहाँ पे संगठन होता है, वहाँ हर चीज़ जीत पे होती है। जहाँ इस टाइप की बातें होती हैं वहाँ पे पार्टी को भी नुकसान होता है और व्यक्ति विशेष को भी नुकसान होता है। तो हमारे यहाँ पे बीच में ज़रूर था, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है, सारी चीज़ें सेटल हो गई और अब एक ही टारगेट है हमारी पार्टी का, हमारे नेताओं का, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का, अभी हमारे नवनियुक्त जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, हमारे जो भी सर्वोच्च उच्च कमान है, हाई कमान है, उनका एक ही टारगेट है कि सब मिलकर चुनाव लड़ें और आने वाले टाइम पे जो सरकार अच्छा काम कर रही है हमारा, शायद मैं सोचता हूँ कि जो अब की बार अशोक गहलोत सरकार ने बजट दिया है वो पूरे भारत में एक ऐसी मिसाल है। ओल्ड पेंशन स्कीम अपने आप में एक मिसाल है, पूरे भारत के अंदर बंद कर दी गई थी। एक आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया, चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना के लिए पूरे भारत में हमारी सरकार बहुत ज़्यादा चर्चा है और एक चर्चा और नहीं है जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने उसको अप्रिशिएट किया है। ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा बहुत सालों से चल रही है, हमारी कांग्रेस की चलाई हुई, यूपीए की चलाई हुई स्कीम है जो आज चल रही है, एनडीए ने भी उसको कंटिन्यू रखा। लेकिन शहरी ग्रामीण का जो मजदूर है, शहरी जो मजदूर है, वो उसके पास कोई साधन नहीं था, तो उसको पहले बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहरी मजदूर की सोची और 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना इस बजट के अंदर दी, जो अभी तक ये बाहर निकल के नहीं आया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ओपीएस से भी ये बड़ी स्कीम है, क्योंकि शहर का मजदूर जब चौकी पे जाता है और 9 बजे जब उसको कोई लेने नहीं आता, उसको काम नहीं मिलता, तो जब वो वापस जाता है तो बड़ा मायूस होता है, क्योंकि मजदूर की जो रोटी है ना वो उसी रोज़ की तनख्वाह है। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो जननायक हैं, उन्होंने इस चीज़ को सोचा और सोचने के बाद ये शहरी रोजगार गारंटी योजना चालू की। ऐसे ही हमारे यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र, अभी हमारे यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट 2022 हुई है, आपसे कोई छुपी हुई नहीं होगी। उसके अंदर भारत के या विश्व के जो यहाँ के गए हुए उद्योगपति हैं वो सारे इसमें उन्होंने शिरकत की। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर, माननीय उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व के अंदर एक ऐसी समिट हुई, ऐसी इन्वेस्टमेंट मीट हुई जो एक इतिहास याद करेगा। 11 लाख करोड़ रुपए के MOU उसमें हुए। तो 11 लाख करोड़ के MOU होना कोई छोटी बात नहीं है। आने वाला जो भविष्य है, मैं सोचता हूँ कांग्रेस का उज्जवल भविष्य है, हमारी सरकार का उज्जवल भविष्य है। और इसके जो हम काम कर रहे हैं, इसके इन कामों के साथ जब हम 2023 में आने वाले चुनाव इसमें हो रहे हैं, तो हम इन कामों के साथ जब जनता के पास जाएंगे तो निश्चित तौर के ऊपर हमें विश्वास ही नहीं है, आत्मविश्वास है कि जनता हमारी कामों को देख रही है, इससे विकास होगा। अब जैसे माइनिंग पॉलिसी हम लोगों ने की, हम लोगों ने हर चीज़ की पॉलिसी बनाई है, हर चीज़ ऑनलाइन की है। तो निश्चित तौर पे जो सरकार कार्य कर रही है, तो अब संगठन का एक काम है, हम सरकार के काम को गांव-गांव में, ढाणी के अंदर पहुंचाएं और पहुंचाने के बाद हमारा टारगेट 2023 है। अब हमारा मतभेद और मनभेद नहीं है, हमारा एक ही ध्येय है कि सरकार को रिपीट करना। बिल्कुल सीताराम जी, आपके पास भी समय का अभाव है, मैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपकी दिनचर्या भी बहुत टाइट रहती है। 2-3 छोटे सवाल और उनके सीधे जवाब। आपकी जो सरकार, इस सरकार का कार्यकाल है, जो अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व काल की अगर हम बात करें, तो कौन सी ऐसी 3 योजनाएं हैं जिनको आप क्रांतिकारी मानते हैं, जिनके बेस पर आप अगले चुनाव में जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी स्कीम है हमारी चिरंजीवी योजना, जिसके कारण आखिरी छोर पे बैठे हुए आदमी को फ़ायदा मिला है। और 15 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट आप फ्री कर रहे हैं। उसके अलावा भी अगर एक स्कीम और है इसमें भी, कि अगर आपकी किडनी या बड़ी कोई वो चीज़ हुई है तो वो अलग से उसके अंदर स्कीम में आपका 15 लाख रुपए उसमें एज इट इज़ है। दूसरी योजना है हमारी OPS योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम। ये इतनी बड़ी योजना है कि गवर्नमेंट कर्मचारी इतना खुश है, हर घर के अंदर एक दीपावली मनी हुई है कि भाई अशोक गहलोत जी ने इतनी बड़ी योजना दी है, ओल्ड पेंशन स्कीम। और तीसरी है शहरी रोजगार गारंटी। ये 3 स्कीम हमारी माइलस्टोन है। स्कीम तो देखिए, अशोक गहलोत जी रोज़ाना एक चेंज करते हैं।
एक स्कीम डेली निकालते हैं, 365 दिन के अंदर ये मानता हूँ कि हमारी सरकार 300 नोटिफिकेशन निकालती है। गरीब का भला और गरीब के बारे में सोचने वाला आज की तारीख में, मैं राजस्थान में नहीं कह रहा, मैं भारत में कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत एक ऐसे नेता हैं जो गरीब के बारे में, असहाय के बारे में, मध्यम वर्ग के लिए, उनके लिए मसीहा हैं। इसको जी राजस्थान का गांधी भी कहते हैं इनको। जी सीताराम जी, आपसे आखिरी सवाल। आप कह रहे हैं कि 3 क्रांतिकारी योजनाएं हमारी बहुत सारी हैं, लेकिन अगर 3 योजनाओं की हम बात करें तो आप कह रहे हैं कि इनसे भी हम इनको लेकर भी जनता के बीच जा सकते हैं। तो क्या आने वाले चुनाव में आपकी योजनाओं पर आपको लगता है कि इन योजनाओं के सहारे आप फिर से रिपीट कर सकते हैं राजस्थान में? और अगर रिपीट करेंगे तो आपका मुखिया कौन होगा? देखिए, निश्चित तौर के ऊपर इन योजनाओं को लेके भी जाएंगे। और अभी हमारे जो नेता राहुल गांधी हैं, उन्होंने एक यात्रा शुरू कर रखी है, आपको ध्यान होगा, भारत जोड़ो यात्रा। और भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के लिए नहीं, हमारी पूरी पार्टी के लिए और पूरे देश के लिए क्रांतिकारी वो है। हम इन सबको लेकर के चुनाव में जाएंगे। आने वाले टाइम पे आप देखिएगा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी के लिए लोगों को भ्रांति थी कि राहुल गांधी मैच्योर नहीं है, राहुल गांधी काम नहीं कर सकते, राहुल गांधी एसी में रहते हैं, ये सारी चीज़ें साबित कर दी कि राहुल गांधी एक जन नेता हैं। और जन नेता की तरह आज एक यात्रा निकाल रहे हैं, 22-25 किलोमीटर चलते हैं। उसके बावजूद आज जो यात्रा को समर्थन मिला है, आने वाले टाइम पे राजस्थान के पहले कर्नाटका में इलेक्शन है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कर्नाटका से जो हमें समर्थन मिला है, तो कर्नाटका से जो समर्थन मिला है आने वाले टाइम पे लिख के ले लीजिए कि कर्नाटका में सरकार कांग्रेस की होगी और उसकी श्रेय भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी को जाता है। सीताराम जी बड़ा दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी हो रही है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। लेकिन राजस्थान पर भी हमारा एक सवाल था कि राजस्थान में क्या आप लोग रिपीट करेंगे और आपका मुखिया कौन होगा? 100% रिपीट करेंगे। देखिए, हमारे मुखिया हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हमारे नेता सोनिया गांधी हैं। हम हाईकमान के निर्देश पे चलते हैं, जो वो उनका नेतृत्व के अंदर हम चुनाव लड़ते हैं। हमारे यहाँ पे कोई नेता नहीं होता, हमारे यहाँ नेता एक ही हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जी। उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं। जो वो निर्देश देंगे, जिसको नेता बनाएंगे, हमारे यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। निश्चित तौर पे हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हम माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हम माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, हम माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और जो वो निर्देश देंगे वो हमारे लिए सर्वमान्य। कांग्रेस का एक एक आदमी, एक एक ढाणी के अंदर उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। निश्चित तौर के ऊपर हमारे नेता ऐसे नेता हैं जो 150 साल पुरानी कांग्रेस को बांध के रखा है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होंगे। बिल्कुल। तो ये सीताराम अग्रवाल जी थे, जिन्होंने राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी के रूप में कुछ सवालों का बिल्कुल सीधा जवाब दिया है और कुछ सवालों को राजनेताओं की तरह ही उन्होंने जवाब दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संघर्ष की कुंदन में तब कर एक जब आदमी नेता बनता है तो वो आम आदमी के दिल को छूता है। उनकी बातों से लग रहा था कि वो आम आदमी के लिए बात कर रहे हैं। और मैं तो ये इनको राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही वो जनता के लिए, जन लोगों के लिए काम करते रहेंगे और आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े हैं उनके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। राजनीतिक रूप से आप बहुत सक्षम हो और सेवा के रूप में काम करने वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है वो राजनीति में आए, जिससे कि हम सब लोग या भारतीय लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत हो। बहुत शुक्रिया सीताराम जी आपका एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के कार्यालय आने के लिए। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत और ताज़ा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट expressnewslive.tv पर भी विजिट कर सकते हैं।